हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। ये आज 8 जुलाई की हेडलाइन। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ये डाल के सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ_CSC, या फिर एक सेकेंड, या फिर ये QR स्कैन करके टेलीग्राम में पहुंचा जा सकता है। वहाँ पे पीडीएफ मिल जाती हैं और क्लास के अपडेट्स मिल जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि अपनी ARC वाले लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें पार्ट 5 आ चुके हैं। ARC की 5 रिपोर्ट्स वहाँ पे कवर कर दी गई हैं, तो उसे एक बार विजिट कर लीजिएगा। और उसमें ARC का यूज़ कहाँ पे कैसे करना है वो भी बताया गया, और आंसर की फॉर्मेटिंग भी कुछ कुछ जगह पे बताई गई है, तो एक बार उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसकी PDF भी यहाँ पे है। आप लेक्चर जरूर 1.5x में कर लीजिएगा, लेकिन PDF एक दो बार रीड कर लीजिएगा। तो आज वाला शुरू करते हैं। आज भी काफ़ी न्यूज़ है मेजर पेजर, तो उसको हम देखते हैं। पूरा लेक्चर करिएगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और फिर एक बार PDF भी रीड कर लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम में मिल ही जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली तो वही जियो पॉलिटिक्स का है अपना, जहाँ से शुरू करते हैं। तो सबको पता है ब्रिक्स समिट चल रहा है। कहाँ चल रहा है? रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील। कल भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, परसों भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। वही है कि क्या क्या बातें हुई हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स में तो पहले तो प्रधानमंत्री जी ने ब्रिक्स देशों से अपना मतलब तकनीक सहयोग और आपस में सहयोग बनाने की बात की। किस किस चीज़ों के सहयोग बनाने के लिए? तकनीक सहयोग के बनाने के लिए, खनिज संसाधनों का सहयोग बनाने के लिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। खनिज 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 संसाधनों पर, जैसे कि अभी हमने कई दिनों पहले देखा था कि खनिज में चीन ने निर्यात पे ड्यूटी बढ़ा दी है। तो प्रधानमंत्री जी ने वही बोला कि खनिज संसाधनों की सप्लाई चेन, प्रौद्योगिकी सप्लाई चेन बनाने के लिए, जिसमें लिथियम, निकल, ग्रेफाइट जैसे उच्च खनिज उत्पादों को इलेक्ट्रिक वाहनों में जो उपयोग होते हैं उसके लिए उसकी सप्लाई चेन बनाना ब्रिक्स में। और ग्लोबल साउथ की बात कही गई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसमें एक चीज़ और है, जब AI में क्वेश्चन है तो ये भी लिख सकते हैं। इम्पैक्ट AI इम्पैक्ट समिट अभी भारत में हो, मतलब भारत करवाने वाला है, अभी हुआ नहीं। लेकिन इसमें किस विषय की चर्चा हुई? जिम्मेदार AI। मतलब जब कभी AI में लिखना हो तो एक ये सजेशंस लिख सकते हैं, जिम्मेदार AI, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कथन है, इसलिए ये सजेशन बढ़िया है। AI इम्पैक्ट समिट अभी हुआ नहीं, जब ये समिट होगा तो इसके बारे में देखेंगे। और ये ग्लोबल साउथ के बारे में कहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक इस तरह डेवलपमेंट विश्वास को मजबूत करता है, डेवलपमेंट अनुसंधान के लिए कार्य करता है। और तीसरा, कृषि अनुसंधान पे सहयोग की बात कही है। और फिर एक ये अलग चीज़ है कि भारत में अगले मतलब नेक्स्ट ईयर भारत इसकी ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, तो वही इनोवेशन और ग्लोबल साउथ के लिए है, क्या क्या सहयोग रहेगा। तो ये एक छोटा सा, और इसी के साथ में बता दूं, ब्रिक्स जो समिट चल रही है उसी में ये वित्त मंत्री और चीन के वित्त मंत्री दोनों के बीच वार्ता हुई है ब्रिक्स समिट में, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। तो इसमें क्या क्या बात वार्ता हुई है? एक तो चीन के साथ हमारा एक चीज़ अच्छा है, जो भी व्यापार विवाद चल रहा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि दोनों ने इस चीज़ में सहमति जताई है। बहुपक्षीय संस्थाओं में संरचनात्मक बदलाव, बहुपक्षीय संस्थाएं जैसे हमने कल भी बात की थी कि IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात कही गई है दोनों के द्वारा। तो ये अच्छी चीज़ है। बहुपक्षीय संस्थाओं में ये IMF में यूरोप केंद्रित प्रभाव से ग्रस्त है। और ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका, ग्लोबल साउथ वो समझ गया ना, जो नीचे वाले देश है, लैटिन अमेरिका और ये यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह, अफ्रीका। ग्लोबल साउथ के देशों के, ग्लोबल साउथ जिसमें लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका देश शामिल हैं, अब केवल सहायता की के लिए आकांक्षी नहीं रहे, बल्कि वैश्विक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में समान अधिकार की रखते हैं। अब जलवायु वित्त, जो COP30 में भी बात हुई थी, क्या क्लाइमेट जस्टिस के लिए बात कही है, इसमें सहयोग दिखाए हैं, ये सुधार की बात कही। IMF में मतदान का अधिकार और कोटा के अधिकार की बात की है, और जिससे पारदर्शिता, और ये कोटा प्रणाली में पारदर्शिता की बात की। कोटा प्रणाली IMF का होता है, जिसमें जिसका जितना ज़्यादा कोटा होगा उसको उतना ज़्यादा वोट देने को मिलेगा, तो उसमें सुधार की बात की है। और इसी में वर्ल्ड बैंक के लिए भी सुधार की बात कही है। और ये दोनों का सहयोग है, मतलब दोनों का। ये जलवायु वित्त की बात कही है, जो भी हमने बताया, कोटा परीक्षण IMF में, ये हो गया।
और ये वित्तीय सहायता प्रदेश है, इसमें यही बात लिखी हुई है। और ये भारत न्याय और वैश्विक समर्थन, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात लिखा है, किस तरह आगे बढ़ रहा है। ये हो गया ब्रिक्स में, ये दोनों सबमिट हुई, ये वाली और ये वाली। और इसका एक तीसरा परिणाम क्या हुआ कि ब्रिक्स में और भी चीज़ों का खुल के चर्चा हुई, जैसे ये यहाँ पे भी लिखा है, ये परमाणु जो ईरान ईरान और इसराइल का वॉर है, तो इसमें ब्रिक्स ने आलोचना की है इस वॉर की। और जो हमास और इसराइल का चल रहा है, गाजा, इस हमास और इसराइल का, उसकी ब्रिक्स ने आलोचना की है। और तीसरी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की बात कही, ये 3-4 मुद्दे बन गए हैं। तो इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्रोधित हो गए, तो उन्होंने धमकी दे दी है कि 10% अतिरिक्त शुल्क लगा देंगे ब्रिक्स देशों में। तो भारत भी उसमें शामिल है ब्रिक्स में, तो वो भी एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है भारत को भी। इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ब्रिक्स ने जो संयुक्त घोषणा दी है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इससे कई तरह के मनमाने तरीकों से टैरिफ लगाने और कारोबारी बाधा खड़ी करने के कदम पर सीधा निशाना साधा है। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने क्या साधा कि 10% अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए कहा है, ऐसी धमकी दी है, लगाया गया नहीं अभी। तो ये अब इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, यहाँ पे इसका प्रभाव दिख रहा है। अंतरिम समझौता जो भारत और अमेरिका के बीच में कई दिनों से बात चल रही है, वो अभी अंतरिम समझौता हुआ नहीं। इसमें एक ये प्रभाव ये पड़ रहा है, और दूसरा क्या पड़ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स। भारत अपने जीएम क्रॉप्स के लिए अमेरिका की जीएम क्रॉप्स के लिए भारत बाजार खोलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खोलने के तैयार नहीं। तो एक ये 2-3 मुद्दे बन रहे हैं, जिससे अभी व्यापार में अनिश्चितता फिर से कायम हो गई। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना था अमेरिका के साथ, वो फिर से समस्या, मतलब थोड़ा सा अनिश्चितता उसमें आ गई है। तो इनको एक बार देख लीजिएगा, ये सारे जोड़े आपस में कनेक्टेड हैं। ये वाला, ये 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 4 एक दूसरे से आपस में बहुत कनेक्टेड है, उनको इंटरलिंक करके पढ़िएगा। वैसे मैंने इंटरलिंक करके बता दिया, आप पढ़ेंगे तो समझ ज़्यादा आएगा। अब आते हैं ग्लोबल पावर बनता भारत, तो इसमें कला संस्कृति में ग्लोबल पावर तो है ही। अब बात कर रही है इसमें भी, इसमें सॉफ्ट पावर के रूप में। सॉफ्ट पावर क्या है, तकनीक हमारी। ये इसमें वही चीज़ लिखा, सॉफ्ट कैसे भारत ये सॉफ्ट पावर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक और वैचारिक तो है ही। सांस्कृतिक क्या थी, जैन धर्म हमारा जो आसपास में, तो सॉफ्ट पावर खेल के माध्यम से सॉफ्ट पावर बन रहा था। अब भारत में सॉफ्ट पावर में एक तकनीक जुड़ गई। तकनीक में खासकर इसमें हर चीज़ में डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है अपना भीम यूपीआई, ये सब डिजिटल, और कोविन, ये सारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ गए हैं जो धीरे धीरे। और ये ग्रीन एनर्जी अपनी, जिसमें भारत बहुत काम कर रहा है। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है। और ये चीज़ एक बताया है कि सांस्कृतिक में कैसा मामला चल रहा है, ये है सॉफ्ट पावर। और ये यहाँ से तकनीक वाला मामला बताया है। इसमें मैं एक तकनीक और जोड़ना चाहूँगा जो इसमें नहीं लिखी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी भारत का सॉफ्ट पावर बन रहा है। खासकर भारत की ब्रह्मोस, आकाश, और अभी आज, और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से और ये चीज़ भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और बढ़ रही है। तो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत का सॉफ्ट पावर का एक बढ़िया बन रहा है। उसमें क्या क्या चुनौतियाँ ये बताई गई हैं थोड़ा सा। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, हल्की सी झलक जो हाईलाइटेड है उसको देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ये देख लिया है। बातें दलाई लामा से घबराया चीन। ये दलाई लामा का इतिहास है, एक दिन और हमने दिखाया था, वो इंग्लिश में था छोटा सा, वो आज ये हिंदी में। तो पूरा दलाई लामा का इतिहास है कि दलाई लामा में कैसे सिलेक्शन होता है। लॉटरी के बेस से ये सोने के कलश में पर्ची डाल के लॉटरी निकाली जाती, फिर पता चलता है अगला दलाई लामा कौन बनेगा। अभी जो है 14वें हैं, अगला 15वां बनेगा। ये सब, ये छोटी छोटी न्यूज पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी में नहीं पूछता है। बाकी ये इतिहास पूछ सकता है, 1959 में भाग के आ गए थे, क्यों भाग के आ गए थे। इनके आमन की ये वाली नीति, इनके आमन में ये सिंजियांग में 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, तो फिर उससे 59 में भाग के आ गए थे। फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कितना बेरहमी से तिब्बती नागरिकों की हत्या की। फिर 1987-89 में ये आंदोलन, तिब्बती आंदोलन शुरू हुई थी। पूरा इतिहास है अभी तक का। तो इतिहास देखना हो तो ये देख लीजिएगा। अब आते हैं 2 एग्रीकल्चर। ये पूरा जियो पॉलिटिक्स हो गया, अब सीधा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी खास न्यूज नहीं, बस 2 चीज़ याद रखना। फसल बाजार ऐप, ये
रायपुर में एक छात्रों ने बनाया है। ये क्या काम करता है? फसल बाजार है, बिचौलियों की भूमिका को कम कर देता है। जैसे ये किसान है तो किसान अपना सामान डाल दिया कि हमारे पास ये चीज़ें ये इतने का बेचना है, फिर कंज्यूमर डायरेक्ट इनसे कनेक्ट कर सकता है, बिचौलियों को समाप्त कर देगा। ये फसल बाजार है। एग्रीकल्चर के हर साल लगभग मेंस में क्वेश्चन आता है, तो इस सजेशंस में लिखना बढ़िया है। जब हम लिखते हैं तकनीक के माध्यम से सुधार कैसे किया जा सकता है, तो उसमें लिखिए फसल बाजार ऐप हाल ही में बनाया गया है रायपुर में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। और एक ये फसल औषधि केंद्र खोले जाएंगे, अभी खुले नहीं है, तो ऐसा मतलब हमारे कृषि मंत्री जी जो हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें क्या होगा, फसल औषधि केंद्र जैसे जन औषधि केंद्र है ना, जन औषधि केंद्र में सारी दवाएं सस्ती दामों में मिलती हैं, सारे जिसमें हमारे बहुत सारे टैक्स वगैरह की छूट मिल जाती है। वैसे फस कृषि औषधि केंद्र कृषि से जुड़ी चीज़ें सस्ते दामों में एक जगह उपलब्ध करवाने की बात कही है। अभी बना नहीं है, ये प्रक्रिया में है, तो ये एक सजेशंस लिख सकते हैं। कृषि में जब भी आए तो फसल औषधि केंद्र बनाए जाने चाहिए जन औषधि केंद्र के बेस में आधार पर, जैसे जन औषधि केंद्र वैसे फसल औषधि केंद्र। बस इसमें इतना ही है। अब आते हैं फ़ोन टैपिंग। कुछ दिन पहले भी मैंने हिंदी में दिखाया था, आज ये एक आर्टिकल ये भी पढ़िए कि फ़ोन टैपिंग कैसे करते हैं। इंडियन पोस्टल ऑफिस एक्ट 1898 और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये सारे फ़ोन टैपिंग के प्रावधान हैं। फ़ोन टैपिंग कौन करवाता है? याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, ये पावर कैन नॉट, ये ओनली बाय द होम सेक्रेटरी। फ़ोन टैपिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कौन से केस में? 1997 के यूनियन सिविल लिबर्टी एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। सेक्शन 5(2) टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट कौन सा है? ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, जिसमें वॉइस फोन कॉल्स को टैपिंग की बात कही थी। इसका अधिकार किसके पास है? ओनली, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, ओनली बाय द होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई नहीं करवा सकता। वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट भी नहीं कर सकता केवल। तो ये याद रखिएगा। और अभी मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, जिसको हमने पहले भी देखा था, बस इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो हो जाएगा काम। तो आज के लिए थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे करते हैं, आज की हेडलाइंस यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।